वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग कॉमसा सिक्योरिटी प्लस डिस्कशन कर रहे हैं। तो कॉमसा सिक्योरिटी प्लस एग्ज़ाम SY0701। ओके, सो आज हम डोमेन वन, ये हमारा डोमेन वन चल रहा है। तो डोमेन वन में हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं? 1.2, इसमें हम आज डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपने अभी तक क्लास पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस देख लीजिए, सो दैट आपको पहले के आइडियाज़ हो कि हमने अभी तक क्या डिस्कशन किया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स की हम बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? तो सब उसमें आता है हमारा CIA। CIA मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। अब ये है क्या? देखिए, अगर मैं बोलूँ तो ये फंडामेंटल ऑफ सिक्योरिटी है। ओके, सो जो हम कह रहे हैं ना फंडामेंटल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, इट्स अ फंडामेंटल ऑफ सिक्योरिटी। तो जब भी हम सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, किसी भी सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं इन साइबर और इन IT वर्ल्ड, तो हम कहीं ना कहीं आइदर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं, या तीनों को अचीव करना चाहते हैं, या किसी दो को अचीव करना चाहते हैं। मीन्स कि अगर आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी सिक्योरिटी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस सिक्योरिटी डिज़ाइन का जो फंडामेंटल जो गोल होता है वो यही होता है कि हमें उस सिक्योरिटी डिज़ाइन से आइदर कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करना है, इंटीग्रिटी अचीव करना है, या अवेलेबिलिटी अचीव करना है। अब ये होते क्या है वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ensures that data is accessed only by authorized individuals। मीन्स कि जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स ही उसे एक्सेस कर पाए। मीन्स मान लो एक अकाउंटिंग डेटा है, ओके, अकाउंट्स का डेटा है, या एक सेल्स का डेटा है, या एक मार्केटिंग का डेटा है, ओके, मार्केटिंग का है। तो अब ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स की जो टीम है वो सेल्स और मार्केटिंग के डेटा को भी एक्सेस कर पाए, ठीक है, या सेल्स की जो टीम है वो अकाउंट्स के डेटा को एक्सेस कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ओनली ऑथराइज्ड इंडिविजुअल जो है उस डेटा को एक्सेस करना चाहिए। मीन्स जैसे मार्केटिंग की टीम है, मार्केटिंग की टीम को मार्केटिंग डेटा का एक्सेस मिला है तो वो सिर्फ इसी डेटा को एक्सेस करेगी, ना कि वो सेल्स और अकाउंटिंग की डेटा को एक्सेस कर सकती है। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी में हम इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है वो एक्सेस्ड ओनली बाय ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स, जिसको हमने ऑथराइज किया है उसी वही इंडिविजुअल उस डेटा को एक्सेस करे। सेकेंड आता है इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी में हम क्या करते हैं? इंटीग्रिटी में इंश्योर्स करते हैं कि डेटा रिमेन्स एक्यूरेट। डेटा कैसे रहे? वो हमारा एक्यूरेट रहना चाहिए, ओके, एक्यूरेट एंड अनटच्ड बाय अनऑथराइज्ड एंटिटीज। मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि जो डेटा है वो उसकी इंटीग्रिटी मीन्स उस डेटा में कोई छेड़खानी ना हो, मॉडिफिकेशन ना हुआ हो, ठीक है, उसे किसी अनऑथराइज्ड ने एक्सेस ना कर लिया हो। तो ये सारी चीज़ें हम इंश्योर करते हैं। तो अगर बहुत एग्जांपल देखोगे, तो जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से कोई सामान मंगाते हो, ओके, तो जो आपको बॉक्स मिलता है वो इंटैक्ट होना चाहिए, ओके। तो वो लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट भी कहती है अगर बॉक्स जो है, आपका जो बॉक्स है, अगर वो ओपन मिल रहा है या आपको लग रहा है कि वो टेम्पर्ड है, मीन्स उससे छेड़खानी की गई है, टेम्पर्ड है, तो आप उसे लेने से मना कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी डेटा उस बॉक्स के इंटीग्रिटी के साथ छेड़खानी हुई है। हो सकता है आपने आईफोन मंगाया हो और उसके अंदर हो सकता है किसी और कंपनी का कोई और प्रोडक्ट आया हो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इंटीग्रिटी में हम इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है वो एक्यूरेट रहेगा और अनटच्ड रहेगा बाय अनऑथराइज्ड एंटिटीज, ओके। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। अब आपने सिक्योरिटी अच्छी लगाई है, ठीक है, आपने कॉन्फिडेंशियल रख लिया कि जो डेटा है वो
सबको सेग्रीगेट कर लिया आपने। उसकी इंटीग्रिटी के लिए भी आपने टूल्स वगैरह लगा दिए, बहुत सारे टूल्स हैं जो आप लगा सकते हो मार्केट में। ओके, तो आपने लगा दिया, जैसे FIM लगा दिया, फाइल, ओके, फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग टूल है, DLP है, बहुत सारे टूल्स हैं, वो लगा के आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। अब लेकिन लेट्स से आपके CEO ने कहा कि मुझे सेल्स का डेटा चाहिए, तो आप बीइंग IT पर्सन आप कह रहे हो कि ठीक है सर, आफ्टर 2 आवर्स मैं आपको वो डेटा प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो CEO कहेगा मुझे अभी चाहिए, तो मीन्स देखिए, आपने कॉन्फिडेंशियली अचीव कर लिया, इंटीग्रिटी अचीव कर लिया, सिक्योरिटी अचीव कर लिया, बट वो डेटा अवेलेबल भी होना चाहिए। ये नहीं कि डेटा की रिक्वायरमेंट अभी है और वो डेटा आप 2 दिन के बाद, 2 घंटे के बाद या कुछ पर्टिकुलर टाइम स्पेंड के बाद आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक दूसरा पॉइंट निकल कर आता है कि अब अवेलेबिलिटी, लेट्स से डेटा तो मांग आपने सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है, ठीक है, सर्वर्स पे रखे हुए हैं आपने, तो हमेशा उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो क्विकली कैसे प्रोवाइड की जाए। मींस अगर किसी मैनेजमेंट ने बोला कि मुझे ये डेटा अभी चाहिए, तो वो कैसे, हर एक डेटा आप अभी तुरंत में प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उसका जो वे आउट होता है, वो वे आउट ये होता है कि आप SLA डिफाइन करो। SLA मीन्स आपको एक टेबल बनानी होगी कि ठीक है, लेट्स से एक डेटा है, अकाउंटिंग डेटा है, या एक सेल्स डेटा है, या एक फाइनेंशियल डेटा है, या एक बैलेंस शीट है, तो इन सभी की प्रायोरिटी सेट करनी होगी आपको। आप प्रायोरिटी सेट करो और उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, उस प्रायोरिटी कोई 1 होगा, कोई 2 होगा, कोई 3 होगा, इस तरीके से प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप उस पर डालोगे कि कौन सा डेटा कितने आवर्स में आप प्रोवाइड कर सकते हो। लेट्स से आपने कहा कि जो अकाउंट का डेटा है मैं 5 आवर्स में प्रोवाइड कर सकता हूँ। सेल्स का जो डेटा है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल होता है, तो मैं 30 मिनट्स में प्रोवाइड कर सकता हूँ, 30 मिनट्स में, ठीक है। सॉरी। इसी तरीके से फाइनेंस का जो डेटा है, आपने कहा कि फाइनेंस का डेटा मैं 10 आवर्स में प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट जो है मैं आपको 2 आवर्स में प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये एक आपको एक ये डिफाइन करना होगा, ये बनाना होगा एक टेबल। और ये टेबल ऐसा नहीं कि आपने खुद अपने मर्जी से आपने उसको ये टेबल डिफाइन करोगे और ये टेबल आप क्रिएट करोगे, नहीं, ये पॉलिसीज बनाओगे, इस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का अप्रूवल होगा, एंड एज पर देयर रिक्वायरमेंट यू विल डिफाइन द SLA कि कौन सा डेटा कितने देर में आप प्रोवाइड करोगे, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सेस राइट्स जो होगा या उसकी जो सिक्योरिटी है आप उसको डिज़ाइन करोगे। तो ये फंडामेंटल ऑफ सिक्योरिटी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये हम हमेशा अचीव करना चाहते हैं जब भी हम सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं एंड सिक्योरिटी डिज़ाइन की बात करते हैं, कोई आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो हम इन तीनों में से किसी एक को अचीव करना चाहते हैं, या किसी 2 को, या फिर तीनों को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नॉन रेपुडिएशन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ओके। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सेंडर है, जो डेटा सेंड कर रहा है, लेट्स से जो डेटा सेंड कर रहा है, आफ्टर सेंडिंग कैन नॉट डिनाई। क्या डिनाई नहीं कर सकता? कैन नॉट डिनाई क्या नहीं कर सकता? डिनाई ये नहीं कर सकता कि उसने डेटा सेंड नहीं किया है, ठीक है। इसी तरीके से जो रिसीवर होता है, ठीक है, रिसीव करने के बाद ही कैन नॉट डिनाई कि उसने डेटा रिसीव नहीं किया है। इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ है, वो सबसे ज़्यादा तो नहीं, बट इसका यूज़ IPsec टनल जब हम बनाते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। उसमें क्या होता है कि सेंडर कैन नॉट डिनाई कि हम आफ्टर सेंडिंग द डेटा और फाइल, और रिसीवर कैन नॉट डिनाई आफ्टर रिसीविंग द डेटा एंड फाइल। ये एक टेक्नोलॉजी है, इस पर आप गूगल करके
आप चाहो तो और डिटेल में इसको समझ सकते हो, बट जो इसका जो मेजर जो कोर है वो यही है, कोर कि सेंडर और रिसीवर का जो डेटा है वो सेंडर सेंड करने के बाद रिसीवर रिसीव करने के बाद डिनाई नहीं करेगा कि वो डेटा रिसीव नहीं किया है उसने, ठीक है, या सेंड नहीं किया है। इसके बाद आता है हमारा ट्रिपल ए। ट्रिपल ए होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग। सो ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड अकाउंटिंग, ये तीनों एक दूसरे से आपको एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है। कैसे, आइए समझते हैं। सो ऑथेंटिकेशन की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो ऑथेंटिकेशन में क्या होता है? ऑथेंटिकेशन में हम ऑथेंटिकेट करते हैं, यानी कि वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं हम वेरीफाई करते हैं। हम वेरीफाई करते हैं, क्या वेरीफाई करते हैं कि जो यूज़र है या सिस्टम्स हैं, ठीक है, या एंटिटीज़ हैं, ठीक है, उनको हम वेरीफाई करते हैं। जैसे आप वीपीएन यूज़ करते हो ना, तो जब वीपीएन यूज़ करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है। कैसे? आइदर आप यूज़र क्रेडेंशियल डालते हो, क्या यूज़र नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ऑथेंटिकेशन होता है। तो इसमें अभी वीपीएन करते हैं तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है। एक तो यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं, टू फैक्टर भी होता है हमारे पास आज की डेट में। तो ऑथेंटिकेशन में हम वेरीफाई करते हैं और ऑथेंटिकेट करते हैं यूज़र्स को, सिस्टम्स को और एंटिटीज़ को, ठीक है। इसमें जो अगर हम ऑथेंटिकेटिंग पीपल की बात करें तो कैसे करेंगे, ये भी एक पॉइंट आता है। तो अगर हम पीपल को ऑथेंटिकेट करना हो, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, एक मेथड होता है। फिर हम बायोमेट्रिक के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के थ्रू कर सकते हैं, और हम टोकन्स के थ्रू कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं ये जो यूज़ हो सकती हैं टेक्निक, और होती भी हैं। अगर सिस्टम को ऑथेंटिकेट करना है, सिस्टम को अगर ऑथेंटिकेट करना है तो कैसे करोगे? उसके लिए हम कीज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सर्टिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं। कौन से सर्टिफिकेट्स यूज़ कर सकते हैं? कौन से? SSL, ठीक है, जिसे हम TLS बोलते हैं। और आज के टाइम में जो चल रहा है वो TLS 1.2 चल रहा है, और नेक्स्ट वर्जन 1.3 ऑलरेडी इन द मार्केट, 1.3 ऑलरेडी इन द मार्केट। तो अब अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है TLS तो आप TLS 1.3 कीजिए, वो ठीक है। 1.1 तो बहुत पहले जा चुका है, 1.1 एंड 1.0, बट स्टिल 1.2 इज acceptable in the market, ठीक है, and 1.3 is the latest, okay. So this is the method you can authenticate either people or system. उसके बाद जब ऑथेंटिकेशन मिल गई, जब आपने ऑथेंटिकेट कर दिया, तो क्या करोगे आप? ऑथराइज करोगे। ऑथराइजेशन से क्या मतलब है? ऑथराइजेशन से मतलब है कि जो लेट्स से हमने एक यूज़र है, लेट्स से रोहन, ओके, सो उसे हमने ऑथेंटिकेट करा, ठीक है। तो ऑथेंटिकेट किस लिए करा? ताकि वो कुछ सर्विसेज को, कुछ सॉफ्टवेयर को, कुछ रिसोर्स को एक्सेस कर सके। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए एक हम ऑथराइजेशन वो बनाएंगे, पॉलिसीज कह सकते हैं, या फिर हम एक लिमिट लगाएंगे कि वो क्या क्या यूज़ कर सकता है आफ्टर ऑथेंटिकेशन। लाइक वो अगर हम एक उसकी बात करें तो एक हम परमिशन सेट करेंगे उसके लिए, ठीक है। हम परमिशन सेट करेंगे जो यूज़र ऑथेंटिकेट हुआ है उसके लिए, कि लेट्स से वो कौन कौन से रिसोर्स यूज़ कर सकता है। लाइक वो लेट्स से एप्लीकेशन सर्वर यूज़ कर सकता है, या IIS सर्वर यूज़ कर सकता है, या फिर वो डेटाबेस सर्वर यूज़ कर सकता है, क्या यूज़ कर सकता है। तो वो ऑथराइजेशन हम सेट करते हैं यूज़र्स के लिए। तो जो फेमस वो है, कैसे यू सेट कर सकते हो आप? ACL से लगा सकते हो, मींस आप जिसे हम कहते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये यूज़ कर सकते हो, या फिर मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल भी इसमें चलता है, इसे मैक कहते हैं। ये मैक वो नहीं है, सिस्टम वाला नहीं है,
ये होता है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। ओके, ये मैक सिस्टम वाला नहीं है। ओके, आफ्टर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग करनी जरूरी है। क्यों? कि यूज़र तो कह सकता है कि मैंने ऑथेंटिकेट नहीं किया, या फिर उसने कहा कि मैं लॉगिन तो किया था बट मैंने कुछ यूज़ नहीं किया, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, मैंने कुछ भी अनएथिकल नहीं करा है, लेकिन उसने पता चला वो जाके कुछ वहाँ पे चेंजेस कर गया है, तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। अकाउंटिंग से हम क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं। क्या ट्रैक करते हैं? यूज़र एक्टिविटीज़, जो यूज़र की जो एक्टिविटीज़ है उसे हम ट्रैक करते हैं, ठीक है। और इंश्योर करते हैं कि जो अगर कोई चेंजेस हुआ है सिस्टम के अंदर तो वो किसने किया है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सिर्फ किसी को ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज करके छोड़ देना, उसके लिए हम अकाउंटिंग ना कॉन्फ़िगर ना करें तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि फिर हमें यही नहीं पता चलेगा किस यूज़र ने कैसे कब कहाँ क्यों चेंजेस किए हैं, और वो सिस्टम में बहुत ज़्यादा कियोस्क क्रिएट कर सकता है। ओके, इसके बाद आता है गैप एनालिसिस। तो सॉरी, गैप एनालिसिस क्या है? गैप एनालिसिस जो है एक प्रोसेस होता है जो सिंपल है। गैप एनालिसिस मीन्स कि सॉरी, जो एक गाइडलाइंस डिफाइन की गई है, लेट्स से गाइडलाइंस डिफाइन की गई है कि एवरीवन विल कम एंड लेट्स से everyone will come and punch the biometric for the attendance, let's say, ठीक है। बट हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बायोमेट्रिक से पंच नहीं कर रहे, और ये कब पता चला? जब हमने गैप एनालिसिस किया। वो कैसे? तो वो पंच नहीं करते, वो एक मेल डालते हैं एचआर को कि मैं इतने टाइम पे आया था, प्लीज मार्क माई अटेंडेंस। सो ये देयर इज अ गैप। Okay, there is a gap in the process. So gap analysis क्या होता है? एक प्रोसेस के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमने करंट प्रैक्टिस हो रही है और जो हमारा गाइडलाइंस है, जो हमारी करंट प्रैक्टिस हो रही है और सॉरी वर्सेस जो गाइडलाइंस है वो सही है या नहीं है। ओके, जो आउटकम्स आ रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट क्या होता है? सॉरी, zero trust is very important in today's scenario. Just 1 minute. So zero trust में क्या होता है कि इसमें हम जीरो ट्रस्ट में हम नेवर ट्रस्ट, ओके, ऑलवेज वेरीफाई। ज़ीरो ट्रस्ट का ये सबसे जो मेन वो है कि ज़ीरो ट्रस्ट में हम हमेशा वेरीफाई करेंगे, सिर्फ ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम वेरीफाई भी करेंगे। ट्रस्ट तो है बट ट्रस्ट के बाद एक स्टेप और जाएंगे और हम वेरीफाई करेंगे। मीन्स नेवर ट्रस्ट ऑटोमेटिकली, ऑलवेज वेरीफाई फर्स्ट। एंड ज़ीरो ट्रस्ट इज द साइबर सिक्योरिटी model based on one core principle. Okay, so that principle is never trust, always verify. तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे आपने एक सिस्टम बिल्ड किया, आपने एक एनवायरनमेंट बिल्ड किया, तो लेट्स से जैसे अभी हमने बात की कि ऑथेंटिकेट हमने
हमने कर दिया, यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, फिर 2 फैक्टर डाला और हमने ऑथेंटिकेट कर दिया। ऑथेंटिकेट करने के बाद हमने ऑथराइज़ किया कि भाई ये ऑथराइजेशन कर दिया कि अब ये ऐप सर्वर यूज़ होगा या वेब सर्वर कैंडिडेट यूज़ कर सकता है या फिर कोई डीबी सर्वर यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये पहले का मॉडल था कि एक बार ऑथेंटिकेट कर दिया तो फिर हमने ऑथराइजेशन दे दी, बट नहीं, ऑथेंटिकेट किया, ऑथेंटिकेट में हमने यूज़र क्रेडेंशियल डाला और उसमें 2 फैक्टर डाला, उसके बाद ऑथराइजेशन हमने दिया तो है इन सर्वर्स का, बट अगेन जब यूज़र इन सर्वर्स को एक्सेस करने आएगा तो अगेन उसे फिर अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है, ये जो इन्वायरमेंट कहलाता है, वो कहलाता है ज़ीरो ट्रस्ट इन्वायरमेंट, जिसमें आप ब्लाइंडली किसी पे भी, किसी सिस्टम, किसी यूज़र, किसी एंटिटी पे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा उसे वेरीफाई करेंगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल है एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है, बहुत लाइव एग्जांपल है आपकी ज़ीरो ट्रस्ट के लिए। कैसे? आपके पास टिकट्स होता है, ओके, आपके पास टिकट होता है, आज के डेट में आपके पास बोर्डिंग पास भी होता है, आप वेब चेक इन कर सकते हो, बोर्डिंग पास भी होता है, ओके। बट इवन कि आज के डेट में तो आप इंडिया में डीजी यात्रा भी है, डीजी भी है, इसके थ्रू भी आप अपने आप को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि क्या आपके पास, आपने टिकट बुक कर ली, आपने बोर्डिंग पास कर लिया वेब चेक इन से, आपने डीजी में अपना एंट्री भी कर ली, तो क्या आप एयरपोर्ट पे जाते हो और आप कहीं पे भी आप एंट्री मिल जाती है, कहीं पे भी आप जा सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर जैसे आप मेन गेट पे ही जाओगे तो आइदर आपको अपनी टिकट्स और बोर्डिंग पास चेक कराने होंगे या फिर डीजी यात्रा के थ्रू आपको फेस स्कैनिंग के थ्रू आप जा सकते हो। फिर अंदर अगेन आप जाओगे, अगर आपको अपना लगेज वो करना है, आप काउंटर पे जाते हो, वहाँ पे भी आपसे फिर आपकी बोर्डिंग पास, टिकट या फिर डीजी यात्रा, ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं। फिर जब आप सिक्योरिटी पे भी जाते हो, ठीक है, तो अब तो सिक्योरिटी पे उतना नहीं है, पहले सिक्योरिटी पे भी बोर्डिंग पासेस का होता था। तो पॉइंट ये है कि जो कॉन्सेप्ट है जीरो ट्रस्ट का, वो यही कहता है कि आपके पास, ठीक है, यूज़र को हमने सारे एक्सेस दे दिए, ऑथेंटिकेट कर दिया, ठीक है, ऑथेंटिकेट कर दिया, बट उसे ऐसा नहीं है ऑथेंटिकेट करने के बाद इन्वायरमेंट में हम फ्रीली नहीं छोड़ेंगे, उसे कुछ भी एक्सेस करना है हम एक्सेस देंगे, बट वेरीफाई करेंगे। हर एक रिसोर्स को एक्सेस देने से पहले उस यूजर्स को, उस सिस्टम को, उस एंटिटी को हम वेरीफाई करेंगे। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ज़ीरो ट्रस्ट। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो, ओके। सो इन डिटेल वहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा फिजिकल सिक्योरिटी, ओके। सो फिजिकल सिक्योरिटी, इसमें क्या है कि अभी तक तो हमने बात कर ली सारी, किस तरीके से ज़ीरो ट्रस्ट बनाएंगे, सारे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सारी बातें कर ली। बट लेट्स से आपका डेटा सेंटर है या फिर आपका ऑफिस ही है, ऑफिस बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी कभी भी एंट्री कर सकता है, जा सकता है, किसी भी चीज़ को फिजिकली एक्सेस कर सकता है, तो वो सिक्योरिटी आपकी किसी काम की नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फिजिकली सिक्योरिटी भी आपको टाइट करनी पड़ती है, इन प्लेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो फिजिकल सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी होंगी। अब हो सकता है इसमें से सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़े, हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ों का यूज़ करना पड़े, कुछ जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, जो कि आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। उसमें से जैसे आपको होता है वीडियो सर्वेलेंस, यानी कि सीसीटीवी आपको यूज़ करना ही करना होता है, सिक्योरिटी गार्ड आपको चाहिए, एक्सेस बैजेस आपको चाहिए होती है, ठीक है। ये तो इतना आपको मैंडेटरी है कि आपको चाहिए। इसके बाद आप फेंसिंग भी कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल का वो कर सकते हो, लाइटनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और भी हैं ऑप्शंस जो आप कर सकते हो, बायोमेट्रिक लगा सकते हो,
मैट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। बट ये जो 3 चीज़ें हैं आपको तो करनी ही पड़ती हैं फिजिकल सिक्योरिटी में। जो सेंसर्स की हम बात कर रहे हैं, ये ज़रा डिस्कशन करते हैं। सेंसर्स भी आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हम ऑटोमेट करने में लगे हैं। आप डेटा सेंटर विजिट करने जाइए, वहाँ पे पहले, अगर आप पहले आज से 3 साल 4 साल पहले विजिट करते थे और अब विजिट करते थे, तो आपको ह्यूज डिफरेंस डेटा सेंटर्स के ऑपरेशन में दिखाई देगा। आपको बहुत सारी चीज़ें एज अ सेंसर दिखेंगी, एज अ ऑटोमेशन दिखेंगी, ठीक है। इनका यूज़ किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ मैनुअल, ओके। तो सेंसर्स के जो मेन होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का क्या काम होता है? ये डिटेक्ट करता है हीट इमिशंस ऑफन फ्रॉम ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से। सेकेंड है प्रेशर। तो ये क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है वेट और प्रेशर चेंजेस सच एज फुटस्टेप्स। उसके बाद हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव सेंसर्स। माइक्रोवेव सेंसर्स क्या करता है? माइक्रोवेव सेंसर जो है डिटेक्ट करता है मूवमेंट्स को, कि किस तरीके का कोई क्या मूवमेंट हो रहा है। अल्ट्रासोनिक जो है वो डिटेक्ट करता है आपको प्रेजेंस को और एनी मूवमेंट को, किसके? साउंड के, साउंड वेव्स को, ओके। साउंड जो वेव्स का जो मूवमेंट्स है उसको डिटेक्ट करता है। तो आज के टाइम में डेटा सेंटर्स के अंदर इन सेंसर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ओके। ये बहुत ज़्यादा यूज़ केस में है आज के डेट में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डिसेप्शन एंड डिस्ट्रप्शन टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो 4 पॉइंट अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। हो सकता है आपने पहली बार सुना हो सकता है आपको पहले से आइडिया हो। सो लेट्स डिस्कस दिस। पहला होता है हनी पॉट। क्या होता है हनी पॉट? A honeypot is a decoy system or resource that is intentionally set up to attract attackers. Intentionally set up to attack attackers so that security team can detect, study and respond to the malicious activity. तो इसमें क्या होता है कि एक आपने लेट्स से सिस्टम बनाया, एक लेट्स से सर्वर बनाया आपने, ठीक है, और आपने उस पर सिक्योरिटी कब लगाई हुई है, लेट्स से आपने DLP नहीं लगाया, या फिर आपने एक्सेस कंट्रोल का जो पॉलिसीज है थोड़ा वीक बनाया हुआ है, पासवर्ड पॉलिसी उस पर वीक डाली हुई है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें बनाई हैं ताकि अगर कोई अटैकर लेट्स से आपके इन्वायरमेंट में आ जाता है, तो सबसे पहले वीक सिस्टम को ढूंढते ढूंढते पता चला वो इस सर्वर्स पे पहुंचा। तो इस सर्वर्स पे जैसे ही उसने लॉगिन करा, ठीक है, उसने किसी भी तरीके से, क्योंकि आपने सिक्योरिटी कम रखा हुआ है, तो यहाँ लॉगिन कर लिया। तो जैसे ही लॉगिन करेगा तो आपको लॉग्स आ जाएंगे, क्योंकि आपने ये दिस इज कॉल्ड हनी पॉट। इसे आपने खुद से डिज़ाइन किया हुआ आपका ये सिस्टम है, ठीक है, टू अट्रैक्ट अटैकर्स। तो जैसे ही वो लॉगिन करेंगे आपको पता चल जाएगा, फिर आप वो देख सकते हो कि वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में। तो उससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि आप उन तरीके के अटैक से अपने एनवायरनमेंट को पहले ही आप डिज़ाइन करके मेजर्स ले सकते हो, कंट्रोल्स ले सकते हो और अपने सिस्टम्स को बचा सकते हो, ठीक है। तो ये एक खुद से डिज़ाइन किया हुआ सर्वर होता है जिसपे हम चाहते हैं कि अटैकर्स जो है आए तो इस पर अटैक करें, ओके। इसके बाद होता है हनी नेट। हनी नेट क्या होता है? हनी नेट इज अ नेटवर्क ऑफ मल्टीपल हनी पॉट्स दैट वर्क टुगेदर टू सिमुलेट अ रियलिस्टिक इन्वायरमेंट ऑफ द अट्रैक्ट अटैकर्स एंड अटैकर्स। सो इसमें क्या है कि देखो, एक सर्वर्स है मान लो, तो अटैकर्स भी आज के टाइम में बहुत स्मार्ट हैं। मैंने कहा इतनी आसानी से मैं एक सर्वर है उस पर एक्सेस कर पा रहा हूँ, बाकी सर्वर्स पे क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, या नेटवर्क में मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? तो दे कैन फील समथिंग। तो आप एक स्टेप ऊपर जा सकते हो। उस स्टेप में क्या कर सकते हो आप? वहाँ पे हनी नेट आप डिज़ाइन करते हो। उसमें क्या करते हो आप? नेटवर्क मल्टीपल हनी पॉट बनाते हो, यानी कि मोर देन 1 सर्वर्स आप वहाँ पे बना लेते हो। 5-6 सर्वर्स लेट से बनाया और एक उसका नेटवर्क बना दिया, ठीक है, कंप्लीट रियलिस्टिक नेटवर्क, बट इट इज़ नॉट द रियलिस्टिक नेटवर्क,
ठीक है, वो एक जस्ट डमी नेटवर्क है टू अट्रैक्ट अटैकर्स। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट नेटवर्क जो बनाते हैं इसको हनी नेट कहते हैं, और उसके अंदर मल्टीपल हनी पॉट रखते हैं, यानी कि सर्वर्स रखते हैं। फिर आता है हनी फ्लाइज। तो हनी फ्लाइज आर डिकॉय फाइल्स प्लेस्ड ऑन द सिस्टम टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, थेफ्ट और इनसाइडर थ्रेट्स। तो हनी फाइल्स जो है ना, सिर्फ बाहर वालों के लिए ही नहीं, कि इनसाइड अटैकर्स के लिए, इनसाइड में जो सिक्योरिटी होती है उसको भी चेक करने के लिए किया जाता है। कि लेट्स से कोई सर्वर्स है या कोई सर्वर्स पे ऐसी कुछ फाइल्स रखी गई हैं, या फिर कोई लेट्स से कोई एक नेटवर्क वो है स्पेस है जहाँ पे कुछ शेयर्स फाइल रखी जाती हैं, बट हर एक डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है। लेट्स से आप हो डेवलपर, ठीक है, बट आपने देखा कि एक जगह आपने एक्सेस किया एक नेटवर्क पाथ, उस पाथ पे आपने देखा कि सेल्स के, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, अकाउंट्स के, और ऑफ कोर्स आपके कोड बेस भी वहाँ रखे हुए हैं। तो आपने कोड बेस के साथ साथ आप इधर भी जाके चेक करने लग गए। तो ये एक तरीके से आपको अट्रैक्ट करने के लिए फाइल्स जो है यहाँ पे रखी जाती हैं, और इन फाइल्स का नाम बहुत वो होता है, लेजिमिटेट होता है, यू कैन से, कि जैसे रखेंगे सैलरी स्लिप या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इस तरीके से, या डिस्काउंट कूपन, इस तरीके से कुछ रखेंगे कि आप उसको जाके उस चेक करने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। तो उसमें ये भी पता चलता है कि इनसाइड में कौन यूजर्स हैं जो थोड़े से शरारती हैं, या फिर आप ये कह लो कि वो कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ट्रैप करने की भी कोशिश होती है। तो ये भी एक खुद से बनाया हुआ सिस्टम होता है, जो कि रियल नहीं होता, फेक होता है। फिर आता है हनी टोकन। तो हनी टोकन इज अ फेक डिजिटल एसेट। अभी जैसे मैंने बोला, फेक डिजिटल एसेट दैट हैज नो लेजिटिमेट यूज एक्सेप्ट टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज। तो सेम थिंग, तो इसमें कि डिजिटल एसेट बनाया जाता है, वो एसेट सैलरी स्लिप हो सकती है, वो एसेट बैलेंस शीट हो सकती है, वो एसेट कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा हो सकता है, इस तरीके का कोई फाइल जो है वो हनी पॉट के ऊपर रखा हुआ है, और उस फाइल को बहुत सारे यूजर्स लेट्स से कि एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं। तो वो एक ट्रैप हो बनाया जाता है। ये पूरे चारों कॉम्बिनेशन को मिला के एक ट्रैप बनाया जाता है हैकर्स के लिए, और इनसाइड हैकर्स के लिए भी, और इनसाइड थ्रेड्स के लिए। ठीक है, ताकि यूज जो आईटी डिपार्टमेंट है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ये पता चल जाए कि किस तरीके के अटैकर्स उसके कंपनी पर अटैक कर रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहे हैं, और इनसाइडर थ्रेट्स क्या क्या हैं वो भी पता चल जाए। तो ये तो हमने बात की इस पूरे सिस्टम की कि इतनी सारी चीज़ें हमें बेनिफिट होता है इन चारों से। ठीक है, बट इसमें कॉस्ट मैटर करता है। कॉस्ट मीन्स ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। यूज़ इन द सेंस कोई सेल्स के लिए यूज़ नहीं है, कोई आईटी के लिए यूज़ नहीं है, किसी ऑपरेशन में यूज़ नहीं है। इट इज़ जस्ट अ एक्स्ट्रा कॉस्ट। हाँ, बट ये काम कहाँ पे आता है? ये काम आता है आपको सिक्योर करने में। तो आपकी सिक्योरिटी को एनहेंस करने में ये रोल प्ले कर सकता है। तो ये इस तरीके का जो इन्वायरमेंट है, टू बी फ्रैंक, ये आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा, स्पेशली स्मॉल टू मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस में रेयर ही आपको मिलेगा। ये हायर ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पर एस्टेब्लिश्ड एमएनसीज और उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर क्रिटिकल चीज़ें चल रही हो, लाइक आपको फिनटेक की कंपनीज हो जहाँ पे, या फिर फाइनेंस से कुछ का बिजनेस से रिलेटेड, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अदरवाइज ये रेयर ही होता है कि आपको स्मॉल टू मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस में मिले। ओके, तो ये है हमारा सिक्योरिटी का फंडामेंटल्स, ओके, जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम 1.3 डोमेन डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।